हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एक्सपर्ट विद पूजा चौहान पर। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से हमने कल आपसे बताया था कि यूपी पुलिस के लिए हम स्पेशल क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, तो आज आपकी दूसरी क्लास है, वो भी हिंदी साहित्य की। देखिए दोस्तों, हमने पहली वीडियो कल अपलोड कर दी थी हिंदी साहित्य की, और आज ये आपकी दूसरी वीडियो है दोस्तों। तो देखिए, हमने कल क्या देखा था, हमने देखा था कि हिंदी साहित्य का जो कालक्रम है, वर्गीकरण है, वो कितने रूप से किया गया था दोस्तों। वो वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उस वीडियो से आपको एक या दो क्वेश्चन पक्का मिलने के चांस है दोस्तों। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, हिंदी का जो विकास है, हिंदी का विकास लिखा हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा कट गया है तो थोड़ा सा को मैनेज कर लेना। हिंदी का विकास यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये शब्द, हर एक शब्द क्या कहना चाहता है उसको समझिए, बस रट्टा मत लगाइए, समझिए। समझने के बाद वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, अपने नोट्स बनाइए, फिर उसका बार बार रिवीजन कीजिए दोस्तों। एक यही तरीका है दोस्तों किसी भी चीज को याद रखने का। चलिए, हिंदी का विकास क्या कहना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि जो हमारी हिंदी है उसका विकास कैसे हुआ। इसका मतलब यानी कि जो हमारी हिंदी भाषा है उससे पहले और भी भाषाएं आई, और उनका विकसित रूप हमारा क्या हुआ, एक विकास हुआ हिंदी के रूप में। उसको समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले हिंदी, हिंदी क्या है, विश्व की 3000 भाषाओं का एक परिवार है। क्या है, विश्व की 3000 भाषाओं में एक भाषा परिवार है, क्या, हिंदी। और उसका क्या नाम है, भारोपीय। क्या लिखा है दोस्तों, भारोपीय। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप हो सकता है, सबसे बड़ा तो हमारे माइंड में ये रहता है कि बताइए कि विश्व की 3000 भाषाओं में एक भाषा परिवार है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है दोस्तों, भारोपीय। भारोपीय देखिए दोस्तों, दो वर्डों से मिलकर बना है, भारत प्लस यूरोपीय, यानी कि भारोपीय। जैसे होता है ना यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, इसी तरीके से ये भारोपीय परिवार है। किसका परिवार है, 3000 भाषाओं में एक भाषा परिवार है, क्या, भारोपीय। किसका है, हिंदी का। चलिए दोस्तों, सेकंड पॉइंट, भारत में 4 भाषा परिवार है। इसका मतलब क्या, भारत में 4 भाषा परिवार है। कहने का मतलब ये है कि भारत में जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, उन सभी में आम तौर पर देखा जाए तो 4 प्रकार की भाषा के परिवार हैं। भाषा का जो परिवार है वो 4 रूपों में बांटा गया है। तो कौन कौन से रूप है उनको पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहला क्या है, भारोपीय, जिस पर आज हम बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। दूसरा है दोस्तों द्रविड़, और तीसरा ऑस्ट्रिक, और चौथा है चीनी तिब्बती। देखिए दोस्तों, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए भारत में जो भाषा का परिवार है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में दोस्तों, 4 भागों में। इनके आपको एक दो बार से नाम रिपीट कर लेने हैं, आपको ये याद हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, भारोपीय, भारोपीय 2 बार, 1-3 बार पढ़ लेंगे तो हमें याद हो जाएगा भारोपीय। दूसरा है द्रविड़, तीसरा क्या है, ऑस्ट्रिक, और चौथा है चीनी तिब्बती। फिर आती है बात कि ये भाषाएं बोली कहाँ जाती है। देखिए दोस्तों, जो ये भारोपीय है ये हमारे उत्तर प्रदेश के आसपास में, मध्य प्रदेश वगैरह है, इनमें जो हम भाषा बोल रहे हैं ये भारोपीय, हिंदी से संबंधित जो भी भाषा हमारी है, कोई बोलता है खड़ी रूप में, इस तरीके से बोलता है, तो वो सभी इसमें भारोपीय में आ जाती हैं। इससे रिलेटेड जो डिटेल में चीजें हैं वो हम बताएंगे आपको दोस्तों। फिलहाल यहाँ पे इतना समझ लीजिए। द्रविड़, द्रविड़ कहाँ बोली जाती है, देखिए दोस्तों, द से द्रविड़ और द से दक्षिण, जो दक्षिणी राज्य है उनमें द्रविड़ बोली जाती है, दक्षिणी राज्यों में। और ये क्या है, ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक कहाँ बोली जाती है, देखिए दोस्तों, जो पूर्वी राज्य है, पश्चिम बंगाल वगैरह, ये सभी इन पूर्वी राज्यों में ऑस्ट्रिक भाषा बोली जाती है। और आती बात चीनी तिब्बती की, जो हमारे राज्य हैं चीन से जो लगे हुए राज्य हैं, और तिब्बती यानी कि चीन से संबंधित जो रिलेटेड जो राज्य हमारे, उनमें उन सभी में चीनी तिब्बती भाषा बोली जाती है दोस्तों। इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट थे हमने बता दिए हैं कि ये सभी भाषाएं किन किन राज्यों में बोली जाती हैं, किन किन राज्यों से रिलेटेड हैं ये भाषाएं, और कितने भाग में बांट दिया, हमारे सभी राज्यों की भाषाओं को 4 भागों में बांट दिया है, उसके 4 परिवार बना दिए गए हैं। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, भारोपीय। भारोपीय क्या है, देखिए दोस्तों, जो हमारा भाषा का एक परिवार है भारोपीय, उसका दूसरा नाम आपको कहीं कहीं मिलेगा भारतीय, भारतीय ईरानी। क्या मिलेगा इस भाषा का दूसरा नाम, भारतीय ईरानी। और तीसरा आपको इसका नाम मिलेगा भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा। तो हम भारोपीय भाषा को भारतीय ईरानी भाषा भी कह सकते हैं, और भारतीय ईरानी भाषा को हम भारतीय आर्य भाषा भी कह सकते हैं। तो यानी कि आज हम भारोपीय भाषा पर विचार करेंगे, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, भारोपीय भाषा को पढ़ेंगे, यानी कि भारतीय आर्य भाषा को पढ़ने वाले हैं। भारतीय आर्य भाषा के रूप में इन सभी जो 3 हमने पढ़ी हैं, इन सभी को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या आता है कि ये बताइए
कि जो भारतीय आर्य भाषा है उसके कितने काल है। तो कितने काल है दोस्तों, इसके 3 काल है। ये लिखा हमने यहाँ पे 3 काल। भारतीय आर्य जो भाषा है उसको हमने कितने भागों में बांटा, कितने काल में बांटा है, 3 काल में बांटा है। उन कालों को हम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काल क्या है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, या इसको बोल सकते हैं प्राचीन भारोपीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारोपीय आर्य भाषा या भारतीय आर्य भाषा। तीसरा है दोस्तों आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो कौन कौन से काल पढ़े हमने, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ये इतिहास में पढ़ते हैं हम, जैसे कि प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया और आधुनिक भारत हो गया। तो इसी तरीके से हमारी जो ये भारोपीय भाषा है, भारतीय आर्य भाषा है, उसको हमने 3 काल में डिवाइड कर लिया है दोस्तों। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में क्या क्या बातें आई। देखिए दोस्तों, सबसे पहले वैदिक संस्कृत, यानी कि जो वेदों की जो संस्कृत थी वो, उसका जिक्र कहाँ हुआ है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में। वैदिक संस्कृत कहाँ से आई है, कहाँ पर इस वैदिक संस्कृत का वर्णन किया गया है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत का वर्णन किया गया है। इसका टाइम पीरियड पूछे कि बताइए जो वैदिक संस्कृत है वो कब से कब तक रूप में रही, अपने इस मतलब कि जो वैदिक संस्कृत है वो कब से कब तक प्रचलन में रही। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व दोस्तों। देखिए, एक तो होता है ईस्वी और एक होता है ईसा पूर्व। अगर आप इनमें अंतर नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए दोस्तों, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी कि जो ये ईसा पूर्व वाली डेट होगी इसमें तो पहले जो 1500 होगा ये ज्यादा होगा, और जो इसके बाद कहाँ से कहाँ तक तो ये वाला कम होगा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। यहाँ पे मतलब कि पहले अगर 5 है और इसके बाद में अगर 4 है तो समझ ले रहे हैं कि ये दोनों बात कहीं की है, ईसा पूर्व की बात है। लेकिन दोस्तों ईस्वी में यहाँ पे कम होगा और कम से ज्यादा की तरफ हो जाएगा, 4 से 5 की तरफ जाएगा, 6 से 7 की तरफ जाएगा, इस तरीके से होगा ईस्वी में। लेकिन जो ईसा पूर्व होता है उसमें 5 से 4 की तरफ जाएगा, या फिर वो क्या करेगा 3 से 2 की तरफ जाएगा। इस तरीके से ईस्वी पूर्व और ईस्वी में हम डिफरेंस को देख सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे समझते हैं। देखिए दोस्तों, वैदिक संस्कृत देख लिया हमने, किसमें वर्णन हुआ है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में। फिर उसके बाद आता है लौकिक संस्कृत। क्या आता है, लौकिक संस्कृत। इसका टाइम पीरियड पूछेगा तो 1000 से 500 ईसा पूर्व। देखिए दोस्तों 1000 आया, फिर उसके बाद कम आया यानी कि 500, यानी कि ये क्या है, ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो लौकिक संस्कृत की अगर बात करेगा तो कहाँ से, 1000 से 500 ईसा पूर्व में इसका वर्णन हुआ। अगर पूछे कि वैदिक संस्कृत का समय बताइए तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व में इसका वर्णन किया गया है। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ये दोनों कहाँ से आई हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में इनका वर्णन किया गया था। तो प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत कौन सी संस्कृत आई है, 2 तरीके की संस्कृत आई है, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। देखिए दोस्तों, आपको इन सभी को अच्छे तरीके से समझना होगा और 1-2 बार अपने नोट्स बना करके इनका सभी का बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करना होगा। यूपी पुलिस में जो पेपर आने वाला है उसका थोड़ा सा कंटेंट बदलने वाला है, यानी कि क्या है कि जिस तरीके से हमने अभी हाल ही फिलहाल में जो 2-3 पेपर हुए हैं उनको देखा है तो उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत क्वेश्चन जो है इससे बने हैं। तो इसलिए हम हिंदी साहित्य को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, आपको हिंदी साहित्य का इतना अच्छा कंटेंट देंगे कि अगर आपका क्वेश्चन बनेगा तो इनसे बाहर जाने के बहुत ही कम चांस होंगे दोस्तों। 99% हम आपको बोल सकते हैं दोस्तों, 100% तो देखो कोई भी नहीं बोल सकता। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगला क्या है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा में किन किन भाषाओं का जिक्र हुआ है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आती है पाली भाषा, फिर दूसरी आती है प्राकृत भाषा और तीसरी आती है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश का ही दूसरा नाम है दोस्तों अवहट भाषा। अवहट भाषा अपभ्रंश का ही बिगड़ा हुआ रूप है दोस्तों, यानी कि अवहट भाषा। अपभ्रंश क्या होता है इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। प्राकृत भाषा और पाली भाषा के बारे में समझते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले पाली भाषा। पाली भाषा का जो समय पूछे तो पाली भाषा आई किस के अंतर्गत, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आई। क्या, पाली भाषा। पाली भाषा का समय पूछे तो 500 ईसा पूर्व से, क्या है दोस्तों यहाँ पे, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, इसको ध्यान रखना दोस्तों। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक कौन सी भाषा का समय काल है, ये पाली भाषा का समय काल है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पाली भाषा को प्रथम देश भाषा माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रथम देश भाषा। किसको, पाली भाषा को। पहला पॉइंट पाली भाषा से संबंधित क्या है कि पाली भाषा का जो समय है वो बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। दूसरी बात, प्रथम देश भाषा क्या है, पाली। और ये जो इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला,
बुद्ध की भाषा, बुद्ध ने जो अपने उपदेश देते उनमें उसने जो जिन भाषा का यूज किया था, प्रयोग किया था, उस भाषा का नाम क्या था दोस्तों? पाली भाषा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन अगर पूछेगा मतलब कि थोड़ा सा बदल के पूछ सकता है कि बताइए कि बुद्ध की जो भाषा थी वो किस काल में आई थी? तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में आई थी। तो बुद्ध की भाषा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बुद्ध की भाषा क्या है? पाली भाषा। और पाली भाषा किस काल में आई थी? पाली भाषा आई थी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में। पाली भाषा हमने क्लियर कर लिया। अब देखते हैं प्राकृत भाषा। 1 ईस्वी पे खत्म हुई थी, तो प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से शुरू होगी और 500 ईस्वी तक चलेगी। दोस्तों देखिए, हमने बताया था 1 से 500 यानी कि कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, तो किसकी बात होगी? ईस्वी की बात होगी दोस्तों। अभी हमने आपको ये बताई है बातें। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए दोस्तों, इसको समझते हैं। प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा का समय क्या है? प्राकृत भाषा का समय है 1 ईस्वी से, किससे? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राकृत भाषा किसकी भाषा है? महावीर की भाषा है। यानी कि जो महावीर स्वामी जी थे उन्होंने अपने उपदेश में जिस भाषा का प्रयोग किया था उस भाषा का नाम है प्राकृत। और प्राकृत भाषा किस काल में हुई थी? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में इसका प्रयोग किया गया था। तो पाली भाषा और प्राकृत भाषा किस में आई? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आई। पाली भाषा किसकी भाषा है? बुद्ध की भाषा है। किसकी भाषा है? बुद्ध की। और महावीर की कौन सी है? महावीर की प्राकृत भाषा। अब अगले आते तीसरे नंबर की अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा को देखते हैं दोस्तों। अपभ्रंश भाषा देखिए, अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 500 ईस्वी से, यानी कि जहां से इससे पहली जो भाषा वो खत्म हुई वहां से 500 से 1000 ईस्वी तक की बात होती है अपभ्रंश भाषा की। देखिए दोस्तों, अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? अपभ्रंश, अपभ्रंश का मतलब होता है जो चीज अपने बिल्कुल सही रूप में है। जैसे कि क्या होता है, हम बोलते हैं अक्सर उन चीजों को अपभ्रंश का यूज करते हैं। हम ज्यादातर जिस भाषा का यूज करते हैं हम अपभ्रंश भाषा का यूज कर लेते हैं बहुत बार। देखिए कैसे? नीला, नीला रंग होता है नीला, तो हम इसको थोड़ा सा बदल के बोल देते हैं। अपनी आम भाषा में क्या कहते हैं इसको? नीला रंग। नीला रंग होता है सही, तो बिल्कुल इसका सही रूप नीला रंग है। लेकिन हम बहुत बार क्या बोलते हैं इसको? लीला रंग। क्या बोल देते हैं? लीला रंग। लेकिन ये लीला रंग नहीं होता है, फिर भी हम बोलते हैं भाई लीला रंग, नीला रंग, इस तरीके से लीला रंग ऐसे बोल देते हैं। यानी कि किसी भी शब्द को थोड़ा सा बदल के अगर वो शब्द बदल जाए और उसी को प्रचलन में ले आते हैं तो वो उस शब्द का क्या बन जाएगा? अपभ्रंश बन जाएगा। यानी कि उसी को हम यूज करने लगते हैं दोस्तों। तो पता लग गया है, यानी कि जो सही शब्द है उसको थोड़ा सा बदल के हम उसी शब्द को सही मानकर उसको यूज करने लगते हैं, तो वो उस शब्द का अपभ्रंश शब्द कहलाता है दोस्तों। तो यानी कि हमें अपभ्रंश क्या है इससे हमें पता होना चाहिए। तो अपभ्रंश को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया दोस्तों विद एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों अगली भाषा को चलते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश का समय पूछे तो 500 से 1000 ईसा पूर्व। देखिए दोस्तों, इसी अपभ्रंश का और भी बदला हुआ रूप, यानी कि और भी बुरा रूप बोल सकते हैं आप इसको, उसका नाम है अवहट भाषा। अवहट यानी कि अवहट भाषा का जो समय पीरियड है इसी के बीच में पनपी हुई भाषा है ये अपभ्रंश। अपभ्रंश यानी कि किसी शब्द को अच्छे तरीके से शब्द था उसका थोड़ा सा रूप बदल दिया तो उसका अपभ्रंश बन गया। अपभ्रंश के ही बीच में थोड़ा सा और अच्छे उसको मतलब कि तोड़ मोड़ के बोल देते हैं तो उसको बोलेंगे अवहट। और इसका जो समय पूछे तो 500 से 1000 के बीच में है दोस्तों, यानी कि 500 के बीच में ही इसका उत्पादन हुआ है इस भाषा का, तो विकास हुआ है। तो क्या कब से कब तक इसका समय? 900 से 1000 ईस्वी। कब से कब तक? 900 से 1000 ईस्वी। देखिए दोस्तों, जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश का ही एक दूसरा रूप बोल सकते हैं हम इसको, अवहट भाषा। देखिए दोस्तों, हमने देखा है कि मध्यकालीन भारत में कौन कौन सी भाषा का जिक्र किया हमने? पाली का किसकी भाषा है? बुद्ध की भाषा है। प्राकृत का किसकी भाषा है? महावीर जी की भाषा है। और अपभ्रंश, अपभ्रंश को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। और अपभ्रंश का ही दूसरा रूप क्या है? अवहट भाषा। देखिए दोस्तों, इनके जो समय है, समय काल है जो इनका, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बार बार रिविजन करके याद करना पड़ेगा। किसी भी भाषा का वो समय पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। नंबर 3 पर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पर चलते हैं दोस्तों। देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में क्या आता है? प्राचीन हिंदी। क्या आता है? प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी, फिर मध्यकालीन हिंदी और उसके बाद आता है आधुनिक हिंदी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में हम तीनों चीजें पढ़ेंगे। प्राचीन हिंदी पढ़ेंगे और जी मध्यकालीन हिंदी पढ़ेंगे और आधुनिक हिंदी पढ़ेंगे। बस इसमें आपको इसका टाइम पीरियड याद रखना है दोस्तों। देखिए सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी का समय क्या है? 1100 से 1400 ईस्वी। क्या है दोस्तों? 1100 से 1400 ईस्वी। 1100 से 1400 ईस्वी। मध्यकालीन का क्या है? मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी तो क्या है? 1400 से 1850 ईस्वी।
मध्यकालीन हिंदी का समय काल है दोस्तों। आधुनिक हिंदी का समय काल 1850 से अब तक जो हम पढ़ रहे हैं वो सभी आधुनिक हिंदी का काल है। मध्यकालीन का दोस्तों 1400 से 1850 ईस्वी, और प्राचीन का 1100 से 1400 ईस्वी। ये सभी हमने प्राचीन मध्यकालीन हिंदी के भाग पढ़े दोस्तों। और ये किसके भाग है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के हमने इसके अंतर्गत इस चीज को पढ़ा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने पूरी कोशिश की है कि यानी कि जो हिंदी का जो विकास है वो किस तरीके से हुआ उसको हम अच्छे तरीके से आपको समझा सके, और आगे इसमें हिंदी का विकास क्या हुआ अभी हम आपको बताते हैं कि भाई कैसे हुआ। हमने इसके काल को पढ़ लिया है। इसका क्या नाम है? भारतीय आर्य भाषा भी है, भारतीय ईरानी भाषा भी है, भारोपीय भाषा भी है। चलिए दोस्तों, अगली बात को समझते हैं इसमें क्या क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये विकास की जो बात हो रही है बार बार की हिंदी भाषा का विकास, हिंदी का विकास, हिंदी का विकास, उसको यहाँ पे समझते हैं दोस्तों। सबसे जो हमें अब तक जो पढ़ा उसका जो निचोड़ है उस निचोड़ को हमने एक लाइन में लिख दिया दोस्तों। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि हिंदी का विकास किस तरीके से हुआ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, संस्कृत से पाली बनी, और पाली से ही प्राकृत, और उसके बाद अपभ्रंश, और उसके बाद अवहट या फिर हिंदी। देखिए दोस्तों, कहीं कहीं पर जो अवहट है उसको हटा देते हैं, सीधा अपभ्रंश के बाद हिंदी लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया था आपको अच्छे तरीके से अभी पीछे बताया है कि अपभ्रंश का ही एक रूप है अवहट। तो यानी कि अगर कहीं आपसे पूछे कि हिंदी का विकास हुआ है किस तरीके से, आपको ऑप्शन में दे देगा दोस्तों। कैसे देगा? देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे कि ये ऑप्शन है, रख देगा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी दे देगा। तो ये ऑप्शन हटा देगा, तो इसको गलत मत समझना। और अगर उसने संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी ये सभी दिए हुए हैं और इनमें से एक को छुपा लेता है तो यानी कि वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर इनमें से ये सभी ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और उसके बाद उसने ये हटाया तो ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? अगर उसने ये सभी ऑप्शन नहीं दिए हैं और इसको हटा लिया है तो वो सही हो सकता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा? जब आप इन सभी को अच्छी तरीके से नोट्स बना लोगे और आपको ये सभी याद हो जाएंगे तो हम आपको इनके क्वेश्चन भी किस तरीके से बनेंगे आपको प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमने देख लिया कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और फिर हिंदी हमारी आई। अब पढ़ते हैं अपभ्रंश के बारे में। अपभ्रंश का समय हमने देख लिया 500 से 1000 ईसा पूर्व दोस्तों। 500 से 1000 ईसा ईस्वी, सॉरी दोस्तों पूर्व नहीं, 500 से 1000 की बात हो रही है, कम से ज्यादा तो यानी कि ईस्वी की बात हो रही है। अपभ्रंश का समय काल पूछे तो 500 से 1000 ईस्वी। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? देखिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू, क्या नाम है? स्वयंभू। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? अपभ्रंश का क्वेश्चन पूछे तो क्या है दोस्तों? स्वयंभू, इनका नाम है स्वयंभू। और इनकी जो रचना है वो क्या है? परमचर्यु। क्या है? परमचर्यु। और इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? राम काव्य। इसको आपको याद रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर कोई चीज़ हम शुरुआत में पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो आप इसको अगर थोड़ा सा रूटीन में ले आओगे, एक दो बार रिवीजन कर लोगे तो आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाएगा दोस्तों। अपभ्रंश का समय 500 से 1000 ईस्वी। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। उनकी रचना परमचर्यु राम काव्य है दोस्तों। चलिए, दूसरे 4 कवियों के नाम आपको याद रखने इसमें। स्वयंभू, फिर आगे आता है सरहपा, कणहपा और धनपाल। देखिए धनपाल की आपको एक बात याद रखनी है कि इनकी जो रचना है, क्या रचना है दोस्तों? ये रचना है इनकी धनपाल जी की। ये देखिए, भविष्यत। क्या है? भविष्यत। प्रथम प्रबंध काव्य माना जाता है इनको। प्रथम प्रबंध काव्य किसको माना जाता है? भविष्यत। और किसकी रचना है? धनपाल की। धनपाल, कणहपा, सरहपा और जी स्वयंभू। आपको ये 4 नाम अपभ्रंश में याद रखने हैं दोस्तों। अपभ्रंश में इनका जिक्र हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। देखिए, अपभ्रंश का ही थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप बोला था ना, अवहट के बारे में। अपभ्रष्ट यानी कि अपभ्रंश का ही बदला हुआ रूप, थोड़ा सा और बुरा रूप। अपभ्रंश का अपभ्रंश यानी कि बदला हुआ जो रूप था उसका भी और बदला हुआ रूप। अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश, पहले वाला ही अपभ्रंश का ही रूप है। कि इसका समय बताया था हमने आपको दोस्तों 900 से 1100 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अवहट के जो रचनाकार है उनके बारे में देख लेते हैं। अवहट के रचनाकार कौन कौन है दोस्तों? देखिए, अब्दुल रहमान। क्या है? अब्दुल रहमान। दामोदर पंडित, रोड कवि। 3 कवियों के नाम याद रखने आपको अवहट में। अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, रोड कवि। अब्दुल रहमान की जो रचना है क्या है दोस्तों? सन्हे हराश्य को हम बोल सकते हैं संदेश व शासक।
क्या बोल सकते हैं, संदेश शासक भी आ सकता है ऑप्शन में, अब्दुल रहमान की रचना। और दूसरा क्या है, दामोदर पंडित की रचना क्या है दोस्तों, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। देखिए दोस्तों, तीसरे नंबर का क्या है, रोड कवि। रोड कवि की रचना क्या है, राउल वेल। क्या है, राउल वेल। आज आपने ये सभी चीजों को पहली बार देखा होगा तो या ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या क्या नाम है, तो 2-3 बार आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, लिखोगे, उनको 1-2 बार रिवाइज करोगे तो आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे दोस्तों। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको यानी कि जो हिंदी साहित्य आने वाला है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाकर आपके नोट्स प्रोवाइड करा दे आपको। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। चलिए अब आपको एक बात बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने हिंदी में जो पूरा का पूरा यानी कि 100% का स्कोर करना है दोस्तों, तो हिंदी में जो उसने सिलेबस दिया है, जहाँ पर भी आप सिलेबस देखोगे हिंदी का, तो अगर आप हिंदी के सिलेबस में एक भी चीज़ को मिस करते हो, आपने 99% पूरा कर लिया लेकिन 1% भी अगर आप कम करते हो अपनी तैयारी में, तो क्या होगा दोस्तों, वहीं से आपका 100% नंबर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य से घबराओ मत, क्योंकि हिंदी है, ये नहीं है कि पूरा इतिहास आपको पढ़ा रही है, हिंदी पढ़ा रही है आपको। तो हिंदी साहित्य से, हिंदी से जहाँ से आपके नंबर अच्छे बन सकते हैं, हमने ये कोशिश की है कि आपको हिंदी का एक एक टॉपिक अच्छे तरीके से हम अच्छे तरीके से कराएं, और इसी के लिए हम आपके कहने पर हिंदी साहित्य की ये वीडियो भी लेकर के आ रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।